हेलो बच्चा लोग, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपने चैप्टर हेरिटेज एंड एवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। अपन ने उसके अंदर बेसिक्स और मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना था। अब अपन बच्चों कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि मेंडल ने बनाए थे। तो ये वाला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा एवोल्यूशन को अपन टच यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते और आपको जो भी लेक्चर देखना है वो सीरियस वाइज ही देखना पड़ेगा। सीरीज अगर आपने आगे पीछे करी तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे ये उपेक्षा है कि मेरे प्यारे बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे और सीरीज में ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे लॉस को। तो लॉस डिस्कस करने से पहले द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स को अपन समझेंगे। पहले जो मैं बोला उसको समझना बच्चों। जो भी कैरेक्टर होते हैं इंडिविजुअल के अंदर वो सब हमेशा जीन से गवर्न होते हैं। भाई कोई भी कैरेक्टर, जैसे हाइट का कैरेक्टर हो गया, ठीक है, स्किन कलर का कैरेक्टर हो गया, आई कलर का कैरेक्टर हो गया, तो हमेशा ये दो फैक्टर से कंट्रोल होते हैं। उन फैक्टर को जीन्स बोला जाता है। और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर नोन एज अलील और अलीलोमॉर्फ। तो मैंने आपको अलील से अलीलोमॉर्फ समझा दिया था। तो अगर मैं हाइट की बात करूं यहां पर, समझना बच्चों, अगर मैं यहां पर हाइट की बात करता हूं बच्चों, तो हाइट दो हो सकती है। या तो टॉल होगा, टॉल को अपन कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ को अपन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही जो फैक्टर हैं बच्चों, ये दोनों हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। When both the facts are representing height, it means they are alleles, यानी alternate form of gene। जीन किसका है? हाइट का है। एक तो टॉलनेस दे रहा है और एक ड्वार्फनेस दे रहा है। तो दोनों ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होकर इनको बोलते हैं अलील। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बेसिकली उन्हें फैक्टर कंट्रोल करते हैं, फैक्टर को बोलते हैं जीन। और जीन हमेशा पेयर के अंदर होते हैं। बस ये बात ध्यान रखना। अगर सिमिलर हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसको बोलेंगे अपन होमोजाइगस, क्योंकि सिमिलर है। और अलग अलग हो जाएंगे तो इन्हें हेटेरोजाइगस बोलेंगे। तो ये बात बच्चों अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, बात से पता पड़ रहा है पेयर्ड फैक्टर, यानी जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं। एंड द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर नोन एज अलील। भाई होमोजाइगस भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें दोनों ही अलील सेम हो, और हेटेरोजाइगस भी हो सकती है जिसमें दोनों अलील अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग यानी ऑल्टरनेट, ऐसा नहीं एक हाइट का और एक कलर का, ऐसा नहीं होगा। ऑल्टरनेट हो सकते हैं, यानी एक टॉलनेस का एक ड्वार्फनेस का। तो ऐसे हेटेरोजाइगस सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब मेंडल ने 3 लॉज बनाए थे बेसिकली, ठीक है। तो पहला है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ही सिंपल सी बात है। जो भी कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करी थी। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, तो वहां पर जो F1 जनरेशन आई थी उसके अंदर आपको ये वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। हेटेरोजाइगस टॉल अपन को देखने को। मोनो हाइब्रिड के क्रॉस में जो F1 जनरेशन थी, अगर आप याद करेंगे, उसमें प्योर प्लांट लिए गए थे। तो टॉल प्योर प्लांट था और एक ड्वार्फ प्योर प्लांट था। तो पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है जिसमें अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद उनके बीच में क्रॉस होता है, या बोल दो ब्रीडिंग होती है, या रिप्रोडक्शन होता है, या फर्टिलाइजेशन होता है। तो F1 जनरेशन में अपन को 4 इंडिविजुअल या 4 हाइब्रिड मिले थे और ये चारों ही टॉल थे, लेकिन ये हेटेरोजाइगस टॉल थे। तो यानी टॉलनेस का जो ट्रेट था वो फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिला F1 जनरेशन में। तो जो टॉलनेस है वो क्या हो जाएगी? डोमिनेंट हो जाएगी। तो जो भी कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में देखने को मिलता है वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। यही है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब भी दो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, अपन ने 2 लिए थे, एक तो प्योर टॉल था और एक प्योर ड्वार्फ था, दोनों होमोजाइगस थे, के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं, तो जो कैरेक्टर अपीयर आते हैं F1 हाइब्रिड में, जो सबसे पहले आते हैं उन्हें डोमिनेंट बोलते हैं, जो नहीं आ पाते उन्हें रेसेसिव बोला जाता है। रेसेसिव फिर लेटर ऑन F2 जनरेशन में अपीयर हो जाते हैं। तो सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ, वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाते हैं उन्हें डोमिनेंट बोलते हैं, और जो F1 जनरेशन में ना एक्सप्रेस करके F2 जनरेशन में दिखने लगते हैं उन्हें बोलते हैं अपन रेसेसिव कैरेक्टर। यही है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की मदद से इजीली समझा सकते हो। चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं अपन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोला गया है। यहां पर आपको स्टार लगाना है बच्चों। तो चिंटू बेटा, जल्दी से चिंटू को अपन बुलाते हैं। मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या है? चिंटू बोलेगा सर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं बोलते। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं बोलते हैं। जो मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसको अपन सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं, उसे ही बोला जाता है मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। देखिए पहले आपने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहले नंबर पे ये पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पर पढ़ा आपने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है दूसरे नंबर पे, लेकिन बोला जाता है मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अभी मैं समझा तो बहुत ईजी है प्यारे बच्चों। बच्चों जब भी अपन क्रॉस करते हैं, देखिए अगर मैं आगे समझाऊं, यहां पर आपको समझना है कि जब भी ये दोनों प्योर हैं, होमोजाइगस हैं, इसको देखिए दोनों होमोजाइगस हैं, दे बोथ आर होमोजाइगस। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब भी अपन जीन्स को हेटेरोजाइगस सिचुएशन में लेके आते हैं, तो इसमें हेटेरोजाइगस सिचुएशन क्या होगी? ये वाली, ये क्या होगी? हेटेरोजाइगस। पहले आपने क्या करा, दो प्योर प्लांट ले ली, एक तो है राउंड येलो, दूसरा रिंकल्ड ग्रीन। जब इनके बीच में क्रॉस करवाए तो हेटेरोजाइगस सिचुएशन आई। तो जब भी जीन्स हेटेरोजाइगस सिचुएशन में आते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी कंटामिनेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जीन फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तभी आपस में अलग अलग हो जाते हैं। हो गए ना अलग अलग, 1 2 3 4। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट यानी अलग अलग हो जाना। इसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी समझा सकते हो बच्चों। जब आप किसी भी दो प्योर प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हो, देखो एक तो दोनों होमोजाइगस हैं, ये तो हो गया टॉल और ये हो गया ड्वार्फ। जब दोनों के बीच में अपन ने क्रॉस करवाया था तो अपन को F1 में ये मिला था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। F1 जनरेशन में याद करो, मैंने पीछे भी आपको बताया, F1 जनरेशन में अपन को ये चारों इंडिविजुअल मिले थे। तो जब दो अलग अलग कैरेक्टर साथ में आते हैं हेटेरोजाइगस सिचुएशन में, तो ये इसी तरीके से में कोई कंटामिनेशन नहीं होता है, एज इट इज रहते हैं। लेकिन जैसे गैमिट फॉर्मेशन होता है तो ये वापस से अलग अलग हो जाते हैं। ये अलग अलग हो जाएंगे कैसे? यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, तो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं गैमिट। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सरल भाषा में भाई, जब भी अपन F1 जनरेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हेटेरोजाइगस होती है। तो उसमें जो जीन्स होते हैं, या फिर मैं बोलूँ सरल भाषा में जो अलील्स होते हैं, वो सेम रहते हैं, यानी इंटैक्ट रहते हैं, कोई इसमें कंटामिनेशन नहीं होता है। लेकिन जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग यानी अलग अलग होने को ही बोलते हैं सेग्रीगेट होना। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हेन, ध्यान से पढ़ना, व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर और जीन और अलील आर ब्रेड टुगेदर इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब भी अलील को जब आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में लेके आते हो, जैसे कि ये है, तो ये साथ में रहते हैं, इनमें कोई भी चेंजेस या कंटामिनेशन नहीं आता। लेकिन जैसे गैमिट फॉर्मेशन होना होता है तो ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी अलग अलग होने को ही सेग्रीगेशन बोलते हैं। यहाँ पे कंटामिनेशन मतलब है मिक्सिंग ऑफ जीन। यहाँ पे कोई मिक्स नहीं हो रहा है, हर एक अपने आप में इंडिविजुअल, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। ऐसा नहीं येलो येलो मिल गए, येलो ग्रीन मिलके कुछ अलग ही कलर निकाल के आ गया, ऐसा नहीं होगा। देखो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, अब दोनों को अपन हेटेरोजाइगस सिचुएशन में लाते हैं, तो थोड़ा कि राउंड और येलो और ग्रीन मिलके कोई पिंक कलर निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा। कंटामिनेशन मतलब यहाँ पे कोई मिक्सिंग वगैरह या फिर कुछ अदर चीज का प्रोड्यूस होना होता है। तो कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है। जब भी अपन दो एलील को एक हेटेरोजाइगस सिचुएशन में लाते हैं तो कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या फिर मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आप चाहो तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से समझा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसमें आप चाहो तो डाइहाइब्रिड क्रॉस ले लो या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी ले सकते हो। लेकिन जो इसका मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसको सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। पढ़ते थर्ड नंबर पे इसको मेंडल सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। इसको समझाने के लिए प्यारे बच्चों आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस से यूज करना पड़ेगा। यू कैन यूज मोनोहाइब्रिड क्रॉस टू एक्सप्लेन। यहाँ पर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंपलर होता है लिखने में।
इसको भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको भी प्यारे बच्चों अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इसको समझाने के लिए यू हैव टू यूज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये ज्यादा एप्रोप्रिएट यहां पर रहेगा बच्चों, क्योंकि इसमें बात हो रही है मोर देन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की यहां पर बात हो रही है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की यहां पर बात करते हैं। लेकिन इस केस में मोर देन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात यहां पर हो रही है। जब भी अपन स्टडी करते हैं मोर देन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो फैक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, कोई मिक्सिंग यहां पर देखने को नहीं मिलती है। इससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट नहीं होते, मिक्सिंग नहीं होती, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं। देखिए अगर यहां पर देखिए अपन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि राउंड भी है, येलो भी है, रिंकल्ड भी है, ग्रीन भी है, चार अपने पास कैरेक्टरिस्टिक है, राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन। तो जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो हर एक अपने आप में एक्सप्रेस करेगा, राउंड भी एक्सप्रेस हो रहा है, येलो भी हो रहा है, ग्रीन भी हो रहा है, राउंड भी हो रहा है, येलो भी हो रहा है, रिंकल्ड भी हो रहा है, ग्रीन भी हो रहा है, रिंकल्ड भी हो रहा है। तो सारे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सारे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और कोई भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक बार पढ़ लीजिए, इफ द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ the factors or genes for each pair of character assort out independently, यानी अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, निर्भर नहीं रहते किसी दूसरे के ऊपर। तो ये बच्चों अपने मेंडल्स के लॉस पहले अपने डिस्कस किया था, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो पहले नंबर पे पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, जिसको प्यारे बच्चों मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोला गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों अपन ने पढ़ा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको बोला अपन ने मेंडल सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो हालांकि नंबर आगे पीछे होते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसको मेंडल्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और जो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है मेंडल का, उसे मेंडल सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। देखिए इस बात को आपको समझना होगा बच्चों, वॉट वी डू, हम ब्लेम करते हैं फीमेल्स को, वी ब्लेम फीमेल्स, वी ब्लेम आवर वाइव्स। बहुत गलत बात है बच्चों, ये बात आपको जाननी होगी। इंडिया में ये चीज बहुत आम है, इंडिया, और जैसे मैं बात करूं इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पर ये चीज बहुत प्रेवलेंट है और अभी भी है। अपन लोग बोलते हैं हम बहुत एडवांस हो गए, हम बहुत मॉडर्न हो गए, हम डेवलप हो गए, हम डेवलपिंग स्टेज के अंदर जा रहे हैं, हमारे पास नेटफ्लिक्स है क्या कुछ नहीं, लेकिन अभी भी बच्चों मानसिकता कुछ लोगों की नहीं बदली है। क्यों? अगर अपन यहाँ पर देखें कि आज भी अगर फीमेल गर्ल या फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है तो अपन ब्लेम करते हैं मम्मी को, वाइफ को, कि तुम्हारी वजह से लड़की दोबारा पैदा हो गई। क्यों भाई? क्या लड़की इंसान नहीं है? क्या लड़की पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ती? आज शकुंतला देवी को देखो, सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग है उनका, कौन आगे नहीं बढ़ा है? सब बराबर हैं। हालांकि लोगों के सोच विचार में बदलाव आया है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, देखो अपन सबको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है नाम खराब हो जाता है पूरी सोसाइटी का। तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी सोच ऐसी है कि भाई लड़की जो है वो पैदा होती है तो उनके लिए अच्छा नहीं माना था, वो अभी भी लड़कों को तवज्जो देते हैं लड़कियों के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं, मेरी खुद की डॉटर है एंड आई लव हर अ लॉट। मैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, और मेरे माइंड में या मेरी वाइफ के माइंड में, किसी के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आया भाई लड़का लड़की जैसी बात यहाँ पर कुछ भी नहीं आई। तो विचारधारा बदल रही है, लेकिन अभी भी कुछ कोटि के लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा नहीं बदल रही है और उनको बदलने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, जिन लोगों की विचारधारा नहीं बदली उनको ये दिखा देना कि जो गर्ल चाइल्ड होती है वो फीमेल की वजह से नहीं, वो होती है मेल की वजह से। तो जो भी आपके आसपास में इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, उन्हें विजय सर का ये लेक्चर दिखा देना, उनकी आंखें जो है यहीं पर खुल जाएंगी। देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स सेल में पाए जाते हैं। अगर मैं मेल की, यहाँ पे फादर है, इसको मैं मेल बोल देता हूं, जो फादर मेल उसके पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY, और जो मदर होती है उसके पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। इधर मैं फीमेल लिख देता हूं, एक ही बात है।
अब यहाँ पे देखोगे मदर के पास सिर्फ एक्स एक्स ही है और फादर के पास एक्स वाई है, तो यानी अब जो आपका जो गैमीट होता है उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम जाएगा, या तो एक्स जाएगा या फिर वाई जाएगा। गैमीट के अंदर ओनली वन क्रोमोसोम विल गो, गैमेट की बात करो एक ही जाएगा, या तो एक्स जाएगा या फिर वाई जाएगा। अब मदर के केस में दोनों ही एक्स एक्स होंगे, मदर का जो ओवम है उसमें एक्स ही जाएगा, ठीक है। तो मदर की तरफ से तो सिर्फ एक्स आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। फादर की तरफ से एक एक्स आ रहा है, एक वाई जा रहा है। अगर मदर ओवम बनाएगी तो सारे ओवम में एक्स ही क्रोमोसोम होगा, क्योंकि मदर के पास है ही एक्स एक्स। तो मदर यहाँ पे डिसाइड तो कर ही नहीं रही है, मदर के पास तो एक्स एक्स ही है, तो मदर तो एक्स एक्स ही देगी ओवम के अंदर। लेकिन यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर फादर का है। फादर के हाफ ऑफ द स्पर्म में एक्स होगा और हाफ ऑफ द स्पर्म में वाई होगा। ध्यान से सुनना, मदर के सारे ओवम में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही देखने को मिलेगा, सेक्स क्रोमोसोम की यहाँ पे बात हो रही है। और फादर के स्पर्म में आधे स्पर्म में एक्स हो सकता है, आधे स्पर्म में वाई हो सकता है। 50-50% चांसेस यहाँ पर अपन बोल के चलते हैं। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम, सॉरी फादर का जो स्पर्म है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, वो ओवम से फ्यूज हुआ तो एक्स एक्स निकल के आएगा, तो यानी क्या हो गई, डॉटर। तो डिसाइड किसने करा, फादर ने करा ना, मदर ने क्या करा। लेकिन फादर का स्पर्म जिसमें वाई है वो फ्यूज हो गया तो हो जाएगा सन। अरे अगर देखो मदर के जो दोनों ही ओवम है, अगर दो ओवम में मान के चलो दोनों में एक्स एक्स ही आएगा, यहाँ पे फादर की 50% स्पर्म में एक्स आएगा, 50% स्पर्म में वाई आएगा। अगर वो स्पर्म जिसमें एक्स है वो मदर के ओवम से फ्यूज होगा तो एक्स एक्स बनेगा यानी डॉटर, और वो स्पर्म फादर का जिसमें वाई है वो मदर के ओवम से फ्यूज करेगा तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन आएगा तो बन गया सन। तो यहाँ पे डिसाइड करने वाला कौन हुआ, फादर हुआ ना, देखा जाए तो इनडायरेक्टली। हालांकि फादर भी डिसाइड नहीं कर रहे, ये तो 50-50% चांसेस है भाई। स्पर्म में 50% स्पर्म में एक्स है, 50% स्पर्म में वाई है। इसमें फादर थोड़ा डिसाइड कर रहा है कि यार मैं ना वाई को धक्का देके भेजूंगा या एक्स को धक्का देके भेजूंगा, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। फादर भी डिसाइड नहीं कर रहा, मदर तो बिल्कुल ही नहीं कर रही है, मदर के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और कर रहा है तो फिर भी हल्का फुल्का फादर कर रहा है, क्योंकि फादर के पास दो अलग अलग हैं मौजूद यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम। और देखा जाए गहराई में तो फादर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा है, तो भगवान का आशीर्वाद है कि आपके भाग्य में लक्ष्मी आएगी कि गणेश आएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसलिए कभी भी अपने पार्टनर को, फीमेल्स को ब्लेम नहीं करना है कि आपकी वजह से लड़की हो गई या दोबारा लड़की हो गई, लड़का हो गया, फलाना ढिमका, ये सब बातें नहीं करनी है। वैसे आजकल लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग अभी भी इस तरह की बातें करते हैं उन्हें विजय सर का ये छोटा सा जो है वीडियो दिखा देना, उन्हें पूरी बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि बच्चा किस सेक्स का होगा, क्या वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, कौन डिसाइड करता है, ये सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है जो कि सेक्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नोट डाला हुआ इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इन्वायरमेंट फैक्टर इन सम एनिमल्स। ये सारे एनिमल्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, कुछ स्पेशल स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जिनमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई सेक्स क्या हो सकता है। देखिए जानते हैं, इंटरेस्टिंग है। जैसे टर्टल की मैं बात करूं, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर से क्या होगा, फीमेल होगी, और वहीं पे छिपकली में हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो देखिए टर्टल में हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर से फीमेल हो जाती है, और लिजर्ड में, छिपकली में हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर से मेल हो जाता है। तो ये बहुत विरला होते हैं, बहुत स्पेसिफिक केसेस होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन आमतौर पे सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं बेबी का सेक्स। चलिए बच्चों अब अपन यहीं पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इनहेरिटेंस ऑफ ABO ग्रुप्स की यहाँ पे बात करो। मैं आपको बता दूं बच्चों, आमतौर पर जो ब्लड ग्रुप देखे जाते हैं वो 4 होते हैं। आमतौर पर बच्चों जो ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं वो 4 ही होते हैं। A, B एंड O। तो आमतौर पे 4 ब्लड ग्रुप ही ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलते हैं। एक और होता है गोल्डन ब्लड, तो उसकी बात अपन यहाँ पर नहीं करेंगे, वो अलग ही चीज़ है जो अपने सिलेबस में क्रैश कोर्स पढ़ रहे तो अपन वही बात करेंगे जो कि स्पेसिफिक होगी। तो ह्यूमंस में आपको जनरली 4 ही ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, AB और O। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जीन्स होते हैं, वो जो भी कैरेक्टर होता है वो जीन कंट्रोल करते हैं, और जीन हमेशा पेयर पे होते हैं। आमतौर पे 2 जीन होते हैं, लेकिन इस केस में 3 जीन होते हैं। स्पेशल केस है, मैं बताता हूँ कौन कौन से। एक तो हो गया IA,
एक हो गया आई बी और एक हो गया आई ओ। मैं ए को थोड़ा सा प्रॉपरली लिखता हूँ बच्चों, ताकि आपको जरा से भी समस्या नहीं आए देखने में। तो यहाँ पर आई ए में लिख देता हूँ। तो 3 तरह के जीन्स होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। यही डिसाइड करते हैं कि जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आई ए होता है ये होता है डोमिनेंट, बी भी क्या होता है डोमिनेंट, लेकिन जो ओ होता है वो क्या होता है रेसेसिव। ए डोमिनेंट, बी डोमिनेंट, ओ रेसेसिव। चिंटू बेटा जल्दी बता, ए क्या होता है सर डोमिनेंट, बी क्या होता है सर वो भी डोमिनेंट, और ओ क्या होता है रेसेसिव होता है। तो ये बात अगर आपको याद हो जाएगी तो आपको कहीं से लेके कहीं तक इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है बच्चों, इस टेबल के जरिए अपन समझेंगे। अगर मदर की तरफ से ए आ रहा है और फादर की तरफ से ए आ रहा है, डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ब्लड ग्रुप अपन को ए मिलेगा। मदर की तरफ से ए आ रहा है, फादर की तरफ से बी आ रहा है। अब यहाँ पर ट्विस्ट है प्यारे बच्चों, देखिए मैंने बोला ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है। अब मैंने बोला डोमिनेंट तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा चाहे कोई हो या फिर ना हो। जब ब्लड ग्रुप के केस में, स्पेशल केस में, जब दोनों ही डोमिनेंट आते हैं तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए भी निकल के आता है, उसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं बच्चों को डोमिनेंस, साथ में है इसलिए बोला को डोमिनेंस। तो जो ए बी वाला केस है बच्चों उसको बोला जाता है को डोमिनेंस। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट है बी भी डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए भी निकल के यहाँ पर आएगा। मदर की तरफ से ए, फादर की तरफ से ओ, कॉम्बिनेशन आएगा ए, तो ब्लड ग्रुप निकल के आएगा ए, क्योंकि ओ रेसेसिव है, और रेसेसिव तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब उसके साथ कोई दूसरा रेसेसिव मौजूद हो। देखिए शेर अकेले आता है, झुंड में तो आपको पता है कौन आते हैं। तो जब शेर यहाँ पर आ गया तो झुंड वाले बेचारे क्या कर पाएंगे, शेर की ही यहाँ पर चलेगी। दूसरा कॉम्बिनेशन, मदर की तरफ से बी आया, फादर की तरफ से ए आया, तो भी ए बी निकल के आएगा। भाई मदर से बी, फादर से बी, तो भी अपना ब्लड ग्रुप बी आएगा। यहाँ पर मदर की तरफ से बी, फादर की तरफ से ओ, तो भी बी आएगी। बी क्या है, शेर है। ओ तभी आएगा जब मदर फादर दोनों ही ओ देंगे। जब मदर और फादर दोनों तरफ से ओ वाला जीन आ रहा है तभी जाके ब्लड ग्रुप ओ देखने को मिलेगा, क्योंकि ओ क्या है बच्चों, ओ है रेसेसिव। और रेसेसिव तभी एक्सप्रेस करता है जब दोनों ही जो उसके पार्ट्स होते हैं या फिर दोनों ही जीन्स होते हैं वो रेसेसिव ही होते हैं। So we will get O only when a baby receive O from father and O allele from mother. तो दोनों ही फादर मदर से O के अलील आते हैं तो रेसेसिव का कॉम्बिनेशन बैठता है, तब जाके बच्चों इसका जो अपन को निकल के आता है O ब्लड ग्रुप यहाँ पर। बाकी मोस्ट ऑफ द केस में A B या फिर ए बी, सबसे कॉमन ए और बी और ए सबसे कॉमन देखने को मिलते हैं। उसके बाद ए बी और ओ थोड़ा सा रेयर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, जनरल है ये, कोई डेटा नहीं है, पर आप लोगों से पूछोगे तो बी और ए काफी कॉमन होगा, ओ और ए बी थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये है बच्चों इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ग्रुप। इसको आप स्टार लगा देना क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसको समझाने के लिए बच्चों मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है। A man having blood group A, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसको हर जगह करवाया जाता है, तो अपन क्यों छोड़े, अपन भी तो करवाएंगे। A man having blood group A marries a woman having blood group O and they have a child. What will be the blood group of child? भाई अपन को पता है ब्लड ग्रुप O तभी आता है जब दोनों ही अलील रेसेसिव होते हैं, यानी मदर का अपन को पता पड़ गया IO है, फादर का IA भी हो सकता है और IAIO भी हो सकता है। समझाता हूं मैं आपको। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूं, समझना है अच्छा है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो मैं मान के चलो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, तभी ब्लड ग्रुप ए आया। और मदर का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, मदर का तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा कि दोनों रेसेसिव हैं, तभी मदर का जो है ब्लड ग्रुप ओ निकल के आएगा। अब यहाँ पे केस 2 क्या बनता है बच्चों, अगर मैं केस 2 की यहाँ पर बात करूं तो केस सेकंड के अंदर प्यारे बच्चों फादर का ब्लड ग्रुप ये भी तो हो सकता है, तभी ब्लड ग्रुप ए आएगा। अगर अपन इन दोनों ही केस में देखिए, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और ओ रेसेसिव है, ओ तभी आएगा जब दोनों ही जो अलील होंगे वो रेसेसिव होंगे। तो मदर का तो ये कॉम्बिनेशन बढ़ेगा तभी आएगा, और किसी कॉम्बिनेशन ब्लड ग्रुप वो है ही नहीं सकता, तो ये दोनों में कॉमन हो गया। फादर का ब्लड ग्रुप ए इस वे में भी आ सकता है और उस कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है।
अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। अगर अपन इस केस की बात करें तो आप देखो, जब अपन को इससे और इसको इससे करवाओगे और इसको इससे, तो आपको 4 रिजल्ट मिलेंगे। देखो जब मैं इसको इससे करवा रहा हूँ तो 4 यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, आई ए, आई ओ और आई ए, आई ए, आई ओ, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, सेकंड वाले में भी देखिए, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे, देन अगेन इसको इससे, तो सेम ही चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 4 रिजल्ट ऑब्टेन हुए बच्चों। चारों में देखिए ए मौजूद है, यानी इस केस में तो बेबी का ब्लड ग्रुप ओ नहीं आ सकता। तो इन केस 1 नो ओ ब्लड ग्रुप फॉर बेबी। तो केस 1 में तो बेबी का ओ ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट में लेके चल रहा होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन है फादर का, तो चारों ही केसेस में ए आ रहा है और ए डोमिनेंट वो रेसेसिव को चलने ही नहीं देगा। तो इस केस में तो बेबी का ब्लड ग्रुप ओ आ ही नहीं सकता। अब केस सेकंड की मैं बात करता हूँ, तो इसको कुछ इस तरीके से अपन लिखते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से क्रॉस करवाया जाता है। ये आपका चेकर बोर्ड मेथड हो गया, वही बच्चों गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसको इससे अपन करेंगे तो इस केस में आएगा आई ए, आई ओ, इसको इससे करेंगे तो आई ए, आई ओ, देन अगेन आई ओ, आई ओ, देन अगेन आई ओ, आई ओ। तो यहाँ देखिए बेटा चिंटू, जल्दी से बता, तो सर इसमें 50-50% चांसेस हैं, ए भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। इन दिस केस देयर आर 50% चांसेस, ठीक है। तो केस तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, किस पे निर्भर करता है, फादर के ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है क्या है। केस 1 में नहीं आएगा और केस 2 में आ सकता है। तो इस तरीके से बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, या इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जब अपन ऐसे चेकर बोर्ड मेथड यूज करते हैं तो थ्योरी लिखने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जाती, जो टीचर चेक कर रहा होगा समझ जाएगा यार बच्चे को कौन से पता है, तो इतनी थ्योरी वो नहीं पड़ेगा। हालांकि थ्योरी आपको लिखनी है, लेकिन जब अपन इस तरीके से प्रॉपर वे में समझा देते हैं उसको, तो टीचर को पता पड़ता है इस बच्चे को आता है तो थ्योरी भी सही ही लिखी होगी। तो इस तरह से बच्चों जब भी आप कोई भी आंसर लिखे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन उसकी इस तरीके से करें कि छोटी चीज़ देख के टीचर को समझ में आ जाए, क्विक समझ में आ जाए। भाई डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दो, पॉइंट्स में समझा दो, बड़ी बड़ी कहानियां, मतलब कहानियों से बहुत चिड़ होती है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद भी कॉपी चेक करता हूँ, मुझे कहानियां पढ़ने में मजा नहीं आता। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सबसे बढ़िया डायग्राम बना दो, डायग्राम बच्चे को आता है तो थ्योरी भी आती है, नंबर फुल। समझ रहे हो, आमतौर पे ऐसा होता है, हर टीचर देखिए अलग होता है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है, अगर क्वेश्चन आया बच्चे ने डायग्राम सही बनाया तो टीचर को पता है डायग्राम सही तो थ्योरी भी सही होगी, तो आमतौर पे बच्चे को नंबर बढ़िया मिल जाते हैं। या फिर फ्लो चार्ट में समझा दिया तो बच्चे ने फ्लो चार्ट बनाया, मीन्स आंसर तो आता ही होगा। या फिर बच्चे ने इस तरीके से कुछ ग्राफिकल या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने से क्या होता है, आपका जो आंसर होता है उसकी इफेक्टिवनेस में 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। एवोल्यूशन देखिए कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए, अभी अपन स्टेज पे आ चुके हैं, ठीक है। तो आगे अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था अपन ने बात करी थी साइबॉर्ग की। अगर आपको याद हो अपन ने बात करी थी यहाँ पर साइबॉर्ग की। साइबॉर्ग कौन थे बच्चों, आधा इंसान और आधी मशीन। तो बेसिकली वही साइबॉर्ग होता है जो आधा इंसान होता है आधी मशीन होती है। तो साइबॉर्ग आगे आएंगे और मेरा पूरा विश्वास है बच्चों की साइबॉर्ग बनेंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं एग्जांपल, साइबॉर्ग एक मूवी देखी थी मैं डिज्नी की, बहुत साल पुरानी, मैं आपको बताऊं 10 से 15 साल पुरानी मूवी है वो डिज्नी की, और एनिमेशन मूवी 2D 3D भी नहीं है, 2D है। और उसमें भी साइबॉर्ग दिखाया गया था। उसमें साइबॉर्ग क्या था, उसकी जो आंख थी वो मशीनी थी और हाथ था वो रोबोटिक था। तो उस टाइम जब डिज्नी इस चीज़ को इमेजिन कर लिया तो अभी तो इम्प्लीमेंट भी होने लग गई। आप देखिए रोबोटिक आर्म्स आने लगे हैं, लोग रोबोटिक आर्म्स लगाने लग गए हैं। दिल के अंदर जो बच्चों वो लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो हार्ट बीट को, पेस मेकर। तो हार्ट में पेस मेकर वो भी क्या मशीन है। तो जहाँ पे भी मशीन और इंसान का मिलन होता है और वो एक बन के काम करते हैं उसको साइबॉर्ग बोला जाता है। तो साइबॉर्ग बनने लग गए ऑलरेडी, उसका मोर एडवांस रूप आपको आने वाले जनरेशन में देखने को मिलेगा। देखिए इस जनरेशन में तो नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे ही ग्रो करती हैं। तो यही है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की सरल भाषा में कैसे बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर बॉडी डिजाइन इज नोन एज एवोल्यूशन। एक सिंपल बॉडी डिज़ाइन से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन लेके निकल के आना, जो कि एफिशिएंट भी होता है और एडवांस भी होता है, पुराने डिज़ाइन से उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
द वर्ड एवोल्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इवॉल्वर, रिवॉल्वर नहीं इवॉल्वर है ये, विच मीन्स अनरोल एंड अनफोल्ड, खुलना, आगे बढ़ना। भाई कहते नहीं यार गिफ्ट आप खोल के देखो क्या है उसमें, क्या निकलेगा, नहीं क्या होगा आगे, फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है। सो इट इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। भाई ओवरनाइट एक ही रात में कुछ हो नहीं जाएगा, आप मूंगफली थोड़ी ना गला रहे हो जो रात को रखे हो सुबह फूल गई, मूंगफली नहीं है। एवोल्यूशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, सदियां लग जाती हैं। सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन अ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, पुराने ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म, एक नई स्पीशी निकल के आती है। क्योंकि देखो बॉडी डिजाइन चेंज हो रहा है तो इट मीन्स बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जब बॉडी में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नई स्पीशी ही बनेगी। तो एवोल्यूशन क्या होता है सरल भाषा में, द फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन फ्रॉम दिस सिंपलर बॉडी डिजाइन और द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। हिंदी में भाई एक सिंपल सी बॉडी है या पुराना जानवर है यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, पौराणिक जानवर बोल दो और भी अच्छी हिंदी में। तो कोई सिंपल बॉडी डिजाइन है किसी पुराने ऑर्गेनिज्म की, उससे कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन लेके आना, ये एक नई स्पीशी बनाने, बॉडी डिजाइन चेंज हो गया तो स्पीशी नहीं बन गई, धीरे धीरे सदियों लगा के उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होना बहुत ही जरूरी है, और जब तक वेरिएशन नहीं आएगा एवोल्यूशन नहीं आएगा। सो वेरिएशन इज द की फॉर एवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। आगे टेरोसॉर, मैं आपको बता दूं टेरोसॉर एक एंशियंट फ्लाइंग रेप्टाइल है, कभी सदियों पहले हुआ करता था, अब नहीं है। ये एक फ्लाइंग रेप्टाइल था जो अर्थ पे 150 मिलियन साल पहले रहा करता था। देखिए कितने पहले की बात हो रही है, इसको फॉसिल के द्वारा पहचाना गया था। ये भी एवोल्यूशन शो कर रहा है, इसने अपनी जिंदगी चालू करी थी एक लिजर्ड से, एक बड़ी छिपकली से, और बाद में ये उड़ने वाला जानवर बन गया। तो हुआ ना एवोल्यूशन, स्पीशी चेंज हो गई, छिपकली से उड़ने वाला जानवर बन गया यानी रेप्टाइल से बर्ड बन गया। तो द फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन फ्रॉम अ सिंपलर वन इज नोन एज एवोल्यूशन, और इसको होने में सदियां लग गई। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो बर्ड्स बने वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व होके बने हैं। देखिए टेरोसॉर में आपको बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके का उड़ने वाला जानवर बन गया। देखिए प्रॉपर इसके पंख हैं, चोच है, इसके 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स देखिए विंग्स में मॉडिफाई हो गए 4 लिम्स, और हाइंड लिम्स है प्रॉपर पर्चिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हो क्लियरली ये टेरोसॉर का एक डायग्राम इमेज जो है मैंने गूगल से निकाली थी, और ये रफली इसी तरीका कुछ दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के ट्रेट होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिट ट्रेट। एक्वायर वो जो अपन एक्वायर करते हैं अपनी ज़िंदगी के दौरान, आपने जो भी कर्म किए, आपने लड़ाई करी आपके आँख पे कट लग गया, ठीक है, आपने जिमिंग करी आपकी बॉडी बन गई, आपने किताब पढ़ के लेसन को लर्न कर ली, तो ये सारी चीज़ें आपने एक्वायर करी हैं अपनी हरकतों से या फिर इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से, इसको बोलते हैं एक्वायर ट्रेट। अब ये जो एक्वायर ट्रेट होते हैं ये आपके सेक्स सेल में कोई भी चेंजेस नहीं करते, तो ये आगे भी पास ऑन नहीं होते हैं। फ्रेंच बोलना, चेहरे के ऊपर निशान लगवाया आना, तो भाई आँखों की लड़ाई करी यहाँ पे कट लग गया, भाई मुक्का मार दिया, पेन चला दिया, चाकू मार दिया, ठीक है चाकू की बात नहीं करेंगे, तो कट लग गया यहाँ पे, गिर गया बच्चा, बच्चे ने फ्रेंच लर्न करी, तो ये सब कैसे आया, उसने अपनी मेहनत से उसको अचीव करा, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करा तो वो चेंजेस आए बॉडी में। लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं प्यारे बच्चों, ये सेक्स सेल में कोई भी चेंजेस कॉज नहीं करते। जब सेक्स सेल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो ये आगे भी ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएंगे। तो जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं ये आगे पास ऑन नहीं होते। सो these आर नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप इन रेस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में डेवलप होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल के जीन्स में कोई भी चेंजेस कॉज नहीं करते। जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गया, फ्रेंच बोलना हो गया, कट लग जाना हो गया। इनहेरिटेड ट्रेट्स, नाम से पता पड़ा इनहेरिटेड, ये वो ट्रेट्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं फ्यूचर जनरेशन को, यानी आपके सेक्स सेल में ही मौजूद होते हैं। वो चेंजेस जो कि आपके जीन्स में होते हैं सेक्स सेल के, रिप्रोडक्टिव सेल के, जब रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर चेंजेस आ गए तो आगे भी पास ऑन होंगे ना, तो वो चेंजेस आगे भी गए यानी इनहेरिट हो गए। तो वो चेंजेस जो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होते हैं, यानी वो चेंजेस जो सेक्स सेल के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, उनके डीएनए में चेंजेस लेके आते हैं, उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर ऑफ बीटल, अगर बीटल ग्रीन कलर का है तो वैसे बात है जो आने वाली उसकी जनरेशन होगी फ्यूचर वो भी ग्रीन कलर की होगी।
क्लियर सी बात है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट वो होते हैं जो अपन एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके या फिर प्रैक्टिस करके, जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गया, फ्रेंच बोलना हो गया, आंखों के नीचे कट लगना हो गया, कुछ भी। इनहेरिट वो होते हैं जो कि आगे पास ऑन होते हैं और अपन को भी अपने पेरेंट्स से मिले हैं। ये चेंजेस क्या होते हैं, अपने जीन्स के अंदर ही होते हैं, सेक्स सेल के, इसलिए आगे पास ऑन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर ऑफ बीटल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। भाई एवोल्यूशन हुआ, प्रूफ क्या है भाई, दुनिया हमेशा प्रूफ मांगती है, तो 3 प्रूफ हैं इसके, होमोलोगस, एनालॉगस, फॉसिल। तो चिंटू बेटा प्रूफ बता मुझे एवोल्यूशन का। सर 3 होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और फॉसिल। होमोलोगस, एनालॉगस, फॉसिल, होमोलोगस, एनालॉगस, फॉसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, देखिए लर्न करने के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन को आज मैं दूर करूंगा। होमोलोगस यानी होम। अब आपने एक घर बना दिया, अब उस घर को आप हॉस्टल की तरह यूज करो, उस घर के अंदर आप दुकान डाल लो, उस घर के अंदर आप कोचिंग डाल लो, उस घर के अंदर आप मूवी हॉल क्रिएट कर दो। यानी बेसिक डिजाइन तो सेम है, घर किससे बनता है, ईंटों से और सीमेंट से बनता है, दीवारें होती है और कमरे होते हैं और क्या होता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो जाता है। इसी को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जिनका बेसिक डिजाइन सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे होमो से होमलैंड कर लो, घर बनाओ, बिल्डिंग बना लो आप, तो फिर उस घर को रेंट आउट कर दो, उसके अंदर मेस बना दो, उसके अंदर मूवी थिएटर खोल लो, उसके अंदर आप है ना कुछ भी कर लो, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, कमरे और दीवारें तो होंगी, कुछ अलग से जादू तो नहीं हो जाएगा। तो वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन जिनका बेसिक डिज़ाइन सेम होता है, मतलब भौतिक जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक डिज़ाइन वो सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म जिनका बेसिक डिज़ाइन सेम है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुए, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए इसलिए इनका बेसिक डिज़ाइन क्या है, सेम निकल के आ रहा है। जैसे आगे देखते हैं अपन, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, डॉग, बर्ड एंड व्हेल। अगर आपका बेसिक डिज़ाइन देखो सेम है, देखिए सेम बेसिक डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन देखिए सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग हैं। ह्यूमन का जो हाथ है वो ऐसे ग्रास्प करने के काम में आता है, डॉग का वॉकिंग रनिंग, बर्ड का फ्लाइंग और व्हेल का स्विमिंग। आ रही बात समझ में? तो बेसिक डिजाइन सेम है लेकिन फंक्शन यहाँ पर इनके अलग देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि ये किसी एक ही इंसान से या फिर किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से या फिर एंसेस्टर से निकले हुए हैं, इसलिए बेसिक डिज़ाइन इनका सेम है। लेकिन क्योंकि अलग अलग जगहों पे चले गए तो इनके इन्वायरमेंट के अनुसार इन्होंने अपने बॉडी के फंक्शंस में चेंजेस ला दिए। फंक्शन इनके इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज हो गए लेकिन बेसिक डिज़ाइन सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालॉगस ऑर्गन बिल्कुल उल्टा, फंक्शन सेम होते हैं लेकिन बेसिक डिज़ाइन अलग अलग इनका होता है। द ऑर्गन विच ऑफ डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट सिमिलर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, इन्हें बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। मतलब सारी शक्ल अलग अलग हो जाए, डिजाइन अलग अलग हो जाए लेकिन फंक्शन एक ही परफॉर्म करेंगे, बेसिक डिजाइन अलग अलग होता है। अब एनालॉगस ऑर्गन क्या बताता है कि हालांकि इनका बेसिक डिजाइन अलग है बट क्योंकि इनके इन्वायरमेंट में कुछ सिमिलैरिटीज थी जिसके अनुसार इन्होंने अपने आप को ढाल दिया। दे प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन बाय टेलिंग दैट दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। हालांकि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं था बट क्योंकि इनकी सिमिलर इन्वायरमेंट कंडीशन थी इसलिए उन्होंने उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लिया और सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश। एनालॉगस ऑर्गन डिफरेंट बेसिक डिजाइन बट कॉमन फंक्शन। क्या बताता है कि हालांकि जब इनका बेसिक डिजाइन अलग अलग है तो इट मीन्स इनका एंसेस्टर तो सेम नहीं है बट इनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि इनका जो फंक्शन है वो सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से भी बच्चों एवोल्यूशन होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन बच्चों। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। देखिए डिजाइन बिल्कुल ही अलग है, ये है फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है ये? फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन। दिस इज अ फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन। और ये क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड्स। इट इज मेड अप ऑफ मसल, बोन्स, फेदर्स, इन सब का ये बना हुआ होता है। तो देखिए बेसिक डिजाइन कितना अलग है लेकिन फंक्शन दोनों का एक है, फ्लाई करना। तो ये क्या शो करता है कि ये दोनों का कॉमन एंसेस्टर नहीं है, किसी एक एंसेस्टर से नहीं ये इवॉल्व हुए हैं बट परिस्थिति कुछ ऐसी रही सेम सीरीज जो उड़ने में इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, इवॉल्व कर लिया। अब बच्चों
फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन। फॉसिल क्या होता है, ध्यान से सुनना, बचा हुआ रिमेन्स, किसी भी मरे हुए जानवर पेड़ का जो रिमेन होता है, वो रिमेन हड्डियां भी हो सकती है, वो छाप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। द रिमेन और इम्प्रेशन, रिमेन में उसकी छाप भी हो सकती है, उसकी हड्डी भी, कुछ भी हो सकता है। डेड एनिमल और प्लांट जो कई सदियों पहले रहा करता था, उसको बोलते हैं अपन फॉसिल। फॉसिल भी क्या बताते हैं, एवोल्यूशन हुआ करता था, उसका एविडेंस देते हैं कि पहले उनकी हड्डियां निकली, अरे यार पहले जानवर ऐसा था और अब देखो कैसा हो गया, बता रहा है ना, चेंजेस आए बॉडी डिजाइन में, तो एवोल्यूशन का ये क्या हो गया, एविडेंस यहाँ पर हो गया। एक बर्ड था इसको आर्कियोप्टेरिक्स बोला करते थे। ये एक, इसमें आर्कियोप्टेरिक्स क्या था बच्चों, इसमें बर्ड के भी फीचर थे और बेसिकली इसमें रेप्टाइल के भी फीचर थे, दोनों के फीचर थे। तो एक कनेक्टिंग लिंक बन गया कि इसका रेप्टाइल और बर्ड के बीच में। मैंने आपको टेरोसॉर में बताया था कि टेरोसॉर पहले एक लिजर्ड थी और बाद में उड़ते हुए पक्षी में कन्वर्ट हो गई। तो इसको प्रूफ कैसे करोगे कन्वर्ट हुई, तो प्रूफ करता है आर्कियोप्टेरिक्स एक तरीके से। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जानवर है जिसमें बर्ड की भी प्रॉपर्टी है, मतलब बर्ड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लिजर्ड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्ट कर रहा है रेप्टाइल को एवीज से या बर्ड से। देखिए कैसे आगे, पूंछ है रेप्टाइल के जैसी, पंख हैं बर्ड्स के जैसे, बीक है पक्षी के जैसी, बीक में दांत हैं रेप्टाइल के जैसे। देखिए पूंछ है रेप्टाइल के जैसी, पंख हैं चिड़िया के जैसे, ये चोंच है चिड़िया के जैसे, दांत है रेप्टाइल के जैसे, दोनों के फीचर, यानी कनेक्ट कर रहा है किसको, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। तो इसका भी फॉसिल मिला, तो इसी फॉसिल से अपन को पता पड़ता है एवोल्यूशन हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये हड्डियों का ढांचा मिला, यहाँ पर आपको छाप सी मिल गई, ये हड्डियों का ढांचा, ये छाप है, ये हड्डियों, ये छाप, ये भी छाप है। तो बेसिकली जरूरी नहीं हड्डियाँ ही मिले, वो छाप भी हो सकती है। कोई पत्ती मिट्टी में दब गई, पत्ती तो डिकम्पोज हो जाएगी, पत्ती की जो छाप है उस मिट्टी में रह जाएगी। तो फॉसिल का मतलब हड्डियाँ नहीं, हड्डियों की छाप या किसी ऑर्गन की छाप या फिर किसी पूरे ऑर्गेनिज्म की छाप भी वहाँ पर वो हो सकती है। इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं फॉसिल। और फॉसिल यहाँ पर बताते हैं कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, की एवोल्यूशन हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आए, तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल मोशन को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस मिस ना हो उसके लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना, टेक केयर एंड बाय बाय।